बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 अल्कोहल्स और फिनोल्स के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों ही वाटर डेरिवेटिव कहलाते हैं। इनमें से अल्कोहल्स में अगर आप देखें तो ये ROH इसका जनरल फार्मूला है, यानी वाटर के एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह कहेंगे कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर दिया गया है तो इसको हम नाम दे रहे हैं अल्कोहल्स का। इसलिए इसको डिफाइन किया गया है, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्कोहल्स। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन इन एन अल्कोहल, इसकी बुनियाद पर हम इस अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड मजीद भी कह सकते हैं। आमतौर पर मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहा जाता है। मोनोहाइड्रिक के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा मोनोहाइड्रिक, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आगे क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में। ये क्लासिफिकेशन बच्चों बिल्कुल वही है जो एग्जैक्टली हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड्स में। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहा जा रहा है, और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होंगे उनको बीटा कार्बन कहा जाएगा। अगर अल्फा कार्बन के बाद कोई और कार्बन एटम मौजूद नहीं है, जैसे कि मेथनॉल की बात हो रही है, या फिर एक अल्फा कार्बन है जैसे कि एथेनॉल की बात हो रही है, तो इस सूरत में इन अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल्स कहा जाएगा। यानी एक अल्फा ग्रुप कार्बन और एक बीटा कार्बन या कोई भी बीटा कार्बन नहीं, तो दोनों सूरतों में प्राइमरी अल्कोहल्स कहा जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में एक अल्फा के साथ दो बीटा कार्बन आ जाएंगे, जबकि टर्शियरी के साथ एक अल्फा के साथ तीन बीटा कार्बन एटम आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अल्केन में से जो टर्मिनेटिंग ई है उसको हटाकर उसकी जगह OL बन जाएगा, तो एल्कानल्स इनका नाम बन जाएगा। मैथनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऑक्टेनल एटसेट्रा, ये इनके नाम बनेंगे। और जाहिर बात है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम होंगे किसी अल्कोहल में, तो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, इट इज नेम्ड एज 2 प्रोपेनल, और ये क्या बेटा 2 मेथल 2 प्रोपेनल, ये इनका IUPAC नेम है। वैसे आप समझ ही गए हैं कि सबसे ऊपर वाले को हमने एथेनॉल, नीचे वाले को प्रोपेनॉल और सबसे नीचे वाले को टर्शियरी अल्कोहल का नाम दिया था। अब आते हैं बेटा प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल। सारे अल्कोहल्स की प्रेपरेशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एथेनॉल की प्रेपरेशन सिलेबस का हिस्सा है, और एथेनॉल फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या है? वो कहता है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कि जाहिर बात है किसी न किसी एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है, एंड दीज एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय सम डिफरेंट सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। ये नहीं कहा जा रहा सिर्फ यीस्ट ही करता है, लेकिन यीस्ट आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है वो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे इन्वर्टेज है, जाइमेज है, डायस्टेज है, माल्टेज है, ये सारे एंजाइम यीस्ट रिलीज कर रहा है और फिर रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा है। कंडीशन बेटा 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन आपने करनी है। डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इसलिए करनी है कि एथेनॉल ही खुद प्रिजर्वेटिव है और वो एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा और परसेंटेज एक डेफिनेट लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव तो दर हकीकत होते ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस दैट हिंडर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को रोकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोलेसिस से बनाया जाता है एथेनॉल, जबकि दुनिया में बाकी ममालिक में स्टार्च की मदद से भी बनाया जाता है। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे इलाकों में यहाँ पर शुगर केन बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जिससे कैन शुगर डेवलप होती है, और जो लिक्विड हमारे पास बाकी बच जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो मोलेसिस कहलाता है। इसलिए आसानी से हम एथेनॉल बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर गन्ना काश नहीं होता, यानी शुगर केन काश नहीं होता, तो फिर वहाँ पर जाहिर बात है उसकी बजाय हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्च को। इसलिए इसको ग्रेन स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्च असल में वीट से निकाला जाता है, वीट या दूसरे जो ग्रेन्स हैं उनसे निकाला जाता है, इसलिए इसको ग्रेन स्पिरिट का नाम भी दिया जाता है, एथेनॉल का नाम। मोलेसिस से इसको तैयार कैसे किया जाता है?
मोलेसेस दर हकीकत सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, उनमें ये यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट इज रिलीजिंग इन्वर्टेज एंजाइम, ये इन्वर्टेज एंजाइम इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा, जबकि जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रहे, फ्रुक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं होती। अब आगे चलते हैं। स्टार्च, स्टार्चेस से कैसे बनेगा? बेटा स्टार्च आप जानते हैं पॉलीमर है, तो उस पॉलीमर को पहले एक मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप कह लें कि उसको छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम भी यीस्ट ही करेगा, और ये काम भी यीस्ट से निकले हुए कोई ना कोई एंजाइम ही करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डायस्टेज एंजाइम स्टार्च के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। ये माल्टोज है बेटा C12H22O11, ये माल्टोज कहलाएगा। ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज फिर जाइमेज की मौजूदगी में बड़ी आसानी से एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह बड़ी आसानी से आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे बच्चों? एथेनॉल बना लेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली जैसे मैंने आपको पढ़ाया, चंद एक मिनट लगे इस सारी बात को बताने में, लेकिन प्रैक्टिकली इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेवरल वीक्स एट लीस्ट। अच्छा, यहाँ से जो बेटा एथेनॉल प्रिपेयर होता है, या यहाँ से जो एथेनॉल प्रिपेयर होता है, इट 12% एंड इट नेवर एक्सीड 14%। उसकी वजह क्या है जी? कि 14% के बाद ये जो एंजाइम नजर आ रहे हैं आपको, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, या इसके अलावा और जिनका जिक्र नहीं किया गया, दे स्टार्ट बिकमिंग इनएक्टिव, क्योंकि एथेनॉल खुद एक प्रिजर्वेटिव है, और वो बतौर प्रिजर्वेटिव काम करता हुआ इनको आप कह लें कि डेड करना शुरू कर देता है। तो जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा रिएक्शन इन्हीं की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, तो अगर हमने इसको मजीद प्योरीफाई करना हो तो हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसका नाम है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हमने ये बातें पढ़ी थी, जिसमें हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जिक्र किया था। तो वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होते हैं, और एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर दर हकीकत यही है। तो जब हम इसको डिस्टिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारते हैं, तो हमारे पास जो पहला फ्रैक्शन आता है वो 95% एथेनॉल है, बाकी इसमें पानी होता है और थोड़ी सी इंप्योरिटीज भी होती हैं। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और इसी को हम यहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम देते हैं। तो बच्चों, रेक्टिफाइड स्पिरिट से अगर हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल तैयार करना है तो जाहिर बात है इसमें मौजूद मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है। तो अब हम इसको फिर से डिस्टिल करते हैं, लेकिन जब डिस्टिलेशन की जाती है तो एथेनॉल के भी वेपर्स बनते हैं, वाटर के भी वेपर्स बनते हैं, और कंपोजिशन वेपर सॉल्यूशन की और लिक्विड सॉल्यूशन की बिल्कुल सेम होती है। लेकिन वेपर सॉल्यूशन को फिर गुजारा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एनहाइड्रस में से, जो वाटर के जो कंटेंट्स हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लिविंग बिहाइंड प्योर एथेनॉल, जिसकी वजह से हमारे पास 100% एथेनॉल तैयार हो जाता है। एंड दिस एथेनॉल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। याद रहे, एब्सोल्यूट अल्कोहल की टर्म सिर्फ 100% एथेनॉल के साथ अटैच है। ये ना हो कि आप लोग ये समझें 100% मेथनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्रोपेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल। नो, इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट। 100% एथेनॉल इज ओनली द एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब आते हैं जी डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली बात, व्हाई देयर इज अ डीनेचरिंग? तो बेटा 100% एथेनॉल इज अ ड्रिंकेबल अल्कोहल, और ये मुख्तलिफ किस्म की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन तमाम कफ सिरप्स का एक ये लाजमी जुज़ होता है। इसलिए अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान निकाल कर पीना शुरू कर देंगे, यानी ड्रिंक शुरू हो जाएगा उसका, तो वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जहाँ बन रहा है और जहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और जहाँ इस्तेमाल होना है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एट मोस्ट 10% मेथनॉल इसके अंदर ऐड किया जाता है, जो कि पॉइजन है, और 10% की अमाउंट जो है ना वो इतनी हो जाती है कि मेथनॉल जब एथेनॉल में डलता है तो एथेनॉल बिकम्स अनड्रिंकेबल। तो टू अवॉइड इट्स ड्रिंकिंग पर्पस 10% methanol is added, called as methylated spirit, which is undrinkable. If methanol is not available, then acetone or pyridine may also be used. अब आते हैं बेटा इनके रिएक्शंस की तरफ। बेटा वैसे तो इनके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बड़े आसान सी बात है, दो तरह के बॉन्ड का जिक्र किया गया है, दो तरह के रिएक्शंस का जिक्र किया गया है।
एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है और दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में टर्शियरी विल रिएक्ट एट ए फास्टर पेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। लेकिन यही बात जब आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आएंगे तो प्राइमरी विल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा द रिएक्शन मैकेनिज्म इज एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज ए मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक लीविंग ग्रुप के तौर पर वहां से निकल रहा होगा, जबकि क्लोरो, ब्रोमो, सयानो, एसीटेटो वगैरह वगैरह ये ग्रुप जो है ना वो एंटर हो रहे होंगे। लेकिन जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि OH ग्रुप इज अ लिविंग ग्रुप। जैसे कि एक रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है कि ROH को जब SOCl2 और पायरिडीन की मौजूदगी में रिएक्ट कराया जाए तो बड़े आराम से हमारे पास अल्काइल क्लोराइड डेवलप हो जाता है। सिमिलरली जब आप इसके OH बॉन्ड ब्रेक में आएंगे तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स है। प्राइमरी इज गोइंग टू रिएक्ट एट ए फास्टर पेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्शियरी। हाइड्रोजन पॉजिटिव इज अ लिविंग ग्रुप क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर H पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल लीव हो जाएगा, जबकि सोडियम पॉजिटिव या इस तरह के बहुत सारे और जो है ना वो ग्रुप ऐड हो जाएंगे। या आप कह लें कि अल्कोहल का जो RO नेगेटिव ग्रुप है, अल्कोहल का RO नेगेटिव ग्रुप जो कि बनेगा किसकी वजह से बेटा? H पॉजिटिव के जाने की वजह से। H पॉजिटिव के जाने की वजह से RO नेगेटिव ग्रुप बनेगा। ये RO नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर अटैक करता हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा उसके कॉन्टेक्स्ट में। पर अल्कोहल के कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे कि अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता हुआ RONA बना रहा है। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। एक वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टर्शियरी अल्कोहल फास्टर रिएक्ट करेंगे और प्राइमरी बहुत स्लो, और दूसरे वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा उनमें प्राइमरी अल्कोहल्स फास्टर रिएक्ट करेंगे और टर्शियरी अल्कोहल स्लो रिएक्ट करेंगे। इनको इस्तेमाल करते हुए रिएक्शंस को मजीद आगे बढ़ाते हैं तो देखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आ गई हमारे पास। बेटा अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज किया जा सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और इवन एनहाइड्रस फास्फोरिक एसिड को भी यूज किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ रिएजेंट है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा हो, अल्कोहल को अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर हीट किया जा रहा हो तो हमारे पास दो प्रोडक्ट या आप कह लें दो इम्कानी प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक है ईथर और दूसरे अल्कीन। 180 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे हायर टेम्परेचर पर अल्कीन डेवलप होंगे और 140 या उसके अराउंड टेम्परेचर पर हमारे पास ईथर डेवलप होंगे, सच दैट कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है। सेकेंडरी अल्कोहल खासे कम टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं रेस्पेक्टिव अल्कीन में, जबकि टर्शियरी अल्कोहल उससे भी ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इवन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं टू गिव द रेस्पेक्टिव अल्कीन। अगर आपने ईथर बनाना है तो उसके लिए आपको प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इस मेथड से ईथर रिलक्टेंटली बनाते हैं क्योंकि बड़ी आसानी के साथ डिहाइड्रेट होकर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लुकास टेस्ट, हमें अगर ये रिकॉग्नाइज करना हो कि हमारे पास 3 बीकर मौजूद हैं, एक में प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल मौजूद है, दूसरे में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मौजूद है, तीसरे में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मौजूद है और सिर्फ मोलेकुलर फार्मूला ऊपर प्रिंटेड है C4H9OH तीनों पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है और टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है? तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा द लुकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl। इसका जो मिक्सचर है वो लुकास रिएजेंट कहलाता है। गिवन अल्कोहल में पहले आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालना है और राइट आफ्टर दैट आपने कंसंट्रेटेड HCl डाल देना है। 2-4 घंटे इंतजार नहीं करना, बल्कि उससे फौरन बाद ही आपने कंसंट्रेटेड HCl डाल देना है। अगर कंसंट्रेटेड HCl डालते साथ ही इमीडिएटली एक ऑयली लेयर डेवलप हो जाती है ऊपर जो कि टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड की होगी, तो आप समझ जाएं कि गिवन अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है। यानी अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो इमीडिएट ऑयली लेयर डेवलप होगी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उस ऑयली लेयर को डेवलप होने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। यानी इमीडिएट कोई ऑयली लेयर डेवलप नहीं होगी, आप उसको स्टर करते जाएंगे 5 मिनट के बाद वो ऑयली लेयर
उभरती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा कुछ हो रहा है। तो तकरीबन 10 मिनट तक ये मुकम्मल हो जाता है। डिफरेंट सेकेंडरी अल्कोहल्स इतना टाइम देते हैं। लेकिन अगर 10 मिनट के बाद भी कुछ ना हुआ तो अल्टीमेटली आप उसको गर्म करके देखेंगे, बॉयल करके देखेंगे। तो अगर 10 मिनट के बाद बॉइलिंग के बाद ऑयली लेयर डेवलप हो रही है तो फिर समझ जाएं कि गिवन अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये बहुत आसान टेस्ट है और बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि लोकास रिएजेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर है, यानी इट इज़ नॉट जिंक आयोडाइड प्लस कंसनट्रेटेड HI या जिंक ब्रोमाइड प्लस कंसनट्रेटेड HBr। नो, इट इज कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ले बेटा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके नीचे आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिखा गया है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन अल्कोहल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, स्पेशली अल्कोहल तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। एसिड डाइक्रोमेट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो मिक्सचर है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसको अगर आप इस्तेमाल करें तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन दर हकीकत इस हाइड्रोजन को और फिर इस हाइड्रोजन को यानी अल्फा हाइड्रोजन को, दोनों को अपने साथ रिएक्ट करती है, वाटर की शक्ल में बाहर निकल जाती है और बाकी कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स अगर आपके पास मौजूद होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर आपके पास मौजूद होंगे तो कीटोन बनेगा। अब आप देख सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स को, बेटा टर्शियरी अल्कोहल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो आपने जो करना है कर लें, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमारे पास हासिल नहीं होगी। यानी आपके पास टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है, आप उसको एसिड डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, आप गर्म करते चले जा रहे हैं, हीट करते चले जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन डिहाइड्रेट का मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक हो गया। तो ऑक्सीडेशन की मदद से भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हो। जैसे कि बेटा अल्कोहल्स के केस में आखिरी टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी किया जाता है, लेकिन सरदस्त हम सिर्फ बात करेंगे अल्कोहल्स की। तो बेटा एथेनॉल को अगर आप अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसको हीट करते हैं, रिफ्लक्सिंग होती है, यानी वेपर्स बनते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग होती है। उसके बाद हमारे पास CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट डेवलप, जिस सॉल्यूशन में से येलो प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाए आप समझिए कि वो एथेनॉल है, क्योंकि मेथनॉल ने ये रिएक्शन सिरे से बिल्कुल नहीं देना, मेथनॉल इज नॉट गोइंग टू गिव दिस रिएक्शन। जबकि इतने हिस्से का बड़ा याद रखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, ये कन्वर्ट हो रहा है आइडोफॉर्म में, ठीक है। जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसने कन्वर्ट होना है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो क्या सिर्फ एथेनॉल ही ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, कोई और अल्कोहल टेस्ट ही पॉजिटिव नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, शर्त ये है, यानी किसी भी अल्कोहल में अगर ये ग्रुप मौजूद है, जैसे नजर आ रहा है, मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए, पूरा मुकम्मल ग्रुप, यानी CH3 भी होना चाहिए, CH भी होना चाहिए, OH भी होना चाहिए, ये पूरा ग्रुप अगर मौजूद है तो वो अल्कोहल जरूर आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। याद रखिएगा आइडोफॉर्म बनेगा इससे, इस CH3 से, जबकि ये जो बाकी हिस्सा बचेगा ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल्स कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथेनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स की आपको नजर ही आ रहा है एक बहुत बड़ी तादाद है, OH ग्रुप 1 2 सेकंड कार्बन पर होना चाहिए तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये था बेटा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स पर हमने बड़ी सेर हासिल बहस कर ली। अब अल्कोहल्स के बाद हम बात करेंगे फिनोल की। तो बेटा फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनोल के सिलसिले में जो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में मौजूद है UHS कोर्स आउटलाइन में, वो कहता है फिनोल आर एसिडिक, अल्कोहल्स आर नॉट, या आप कह लेंगे फिनोल आर फार मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। इस कंपैरिजन को उजागर करने के लिए मैंने इनकी Ka वैल्यूज इनके नीचे लिखी हैं। आमतौर पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, उनकी Ka वैल्यू 10⁻⁵ या उसके अराउंड होती है। फिनोल की जो Ka वैल्यू है वो है 1.3 10⁻⁻10।
although the value is very small, which indicates that the phenol is a very weak acid, लेकिन अगर आप उसको वाटर और अल्कोहल से कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, स्पेशली अल्कोहल से तो आप देख ही सकते हैं मोर देन 1 मिलियन टाइम्स वो ज्यादा नजर आ रही है आपको। इसका मतलब है कि फिनोल इज फार मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। फिनोल वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर और पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। वॉशरूम में जो आमतौर पर हम फर्नाइल बोलते हैं, ठीक है, वो उसका कमर्शियल नेम है या आप कह लें कि बिगड़ा हुआ नाम है, वो है फिनोल इन वाटर। उस फिनोल इन वाटर को डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो पिंक कलर का होता है, वो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिनोल एसिडिक जरूर है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है कि ब्लू लिटमस को रेड या रेड लिटमस को ब्लू या दोनों में से कोई काम करेगा, कुछ नहीं होगा, लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सिमिलरली ये भी याद रहे कि फिनोल इतना एसिडिक नहीं है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन में से या सोडियम कार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करना शुरू कर दे, ये मुमकिन नहीं है, फिनोल के लिए मुमकिन नहीं है। अब फिनोल एसिडिक है क्यों, देखते हैं। ये बेटा फिनोल आ गया, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये इसने फेनॉक्साइड बनाया, फेनॉक्साइड आयन और साथ हाइड्रोजन आयन बनाया। ये जो फेनॉक्साइड आयन पर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है ऑक्सीजन पर, ये यहां ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, और ये पूरे मॉलिक्यूल पर एंटायरली रोटेट होना शुरू कर देता है, या मुझे कहना चाहिए ज्यादा बेहतर अल्फाज में डीलोकलाइज हो जाता है। तो देखें ये ऑक्सीजन यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने आता है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। ये ऑर्थो वाला कार्बन मेटा वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ गया। पैरा पोजीशन वाला मेटा के साथ बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आ गया और अल्टीमेटली वो वापस आ जाता है। यानी ये नेगेटिव चार्ज does not remain localized over the oxygen atom but it delocalized over whole the ion। काफी बड़ा आयन है साइज में और अच्छा खासा टाइम लगता है इसको नेगेटिव चार्ज को वापस आने में। इतनी देर में हाइड्रोजन आयन पानी में चला जाता है और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। इसको ओवरऑल हम इस तरह में लिख देते हैं। तो यही वो वजह है कि फिनोल एसिडिक है, यानी फिनोल बाकायदा बेसिस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना सकता है या मेटल्स के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बेटा बाद अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल्स की तरफ। तो बेटा फिनोल दर हकीकत दो तरह के रिएक्शन शो करता है, जिनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि द रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। यानी फिनोल दर हकीकत एक हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है। तो बेटा जरा देखिए सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ऐसे तमाम रिएक्शन में बेंजीन जिनमें फिनोल बतौर एसिड एक्ट कर रहा है तो वो उसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन है। तो सबसे पहले बेटा साल्ट फॉर्मेशन है। फिनोल बड़ी आसानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी इन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम फेनॉक्साइड पोटेशियम फेनॉक्साइड यानी एक साल्ट डेवलप कर देगा, जिसके जो बहुत ही आसानी से डेवलप हो जाता है बिकॉज फिनोल इज वेरी मच मिक्सेबल विद अल्कलीज। एस्टर फॉर्मेशन, एसिटाइल क्लोराइड को अगर फिनोल के साथ रिएक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास फिनाइल एसीटेट हासिल होता है और फिनाइल एसीटेट एक एस्टर है। दर हकीकत ये रिएक्शन ऊपर वाले रिएक्शन की प्रोपेगेशन है। ये देखिए पहले सोडियम फेनॉक्साइड बनता है फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये जो सोडियम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, रहता हो जाएगा, और ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये फिर यहाँ इस OH ग्रुप में H की जगह पर ऐड हो जाएगा और फिनाइल एस्टर हमारे पर डेवलप हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ फिनोल हम ऑलरेडी बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, कि जिंक डस्ट के साथ अगर फिनोल को हीट किया जाए, डिस्टिल किया जाए तो हमारे पास बड़ी आसानी से बेंजीन डेवलप हो जाती है और साथ जिंक ऑक्साइड बनता है। अब हम ऐसे रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं फिनोल में, फिनोल के जिनमें फिनोल एज ए हाइड्रोक्सी बेंजीन एक्ट करेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर यानी एक्टिवेटर के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा, और इसको हम कहेंगे रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। सबसे पहले आ गया बेटा हाइड्रोजिनेशन यानी एक एडिशन रिएक्शन बेंजीन के तौर पर। तो निकल की मौजूदगी में 150 पर ये बड़ी आसानी के साथ 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करेगा और हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल यानी एक साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल डेवलप हो जाएगा। ब्रोमिनेशन, किताब में तो आपके टाइटल लिखा हुआ है हेलोजिनेशन, लेकिन उसके नीचे उसने सिर्फ ब्रोमिनेशन का जिक्र किया। तो बेटा
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को अगर एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट किया जाए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को अगर आप एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया जाए तो हमारे पास इमीडिएटली 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के व्हाइट प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाते हैं। ये क्यों डेवलप होते हैं? बिकॉज Br2 when react with water produces HOBr and HBr। HOBr में Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल है, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी में रिएक्ट करता हुआ बड़ी आसानी से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल डेवलप कर देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। नाइट्रेशन, बेटा फिनोल नाइट्रिक एसिड के साथ मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ रिएक्ट करता है और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो वो रूम टेम्परेचर पर फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल के दो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होंगे। ऑर्थो और पैरा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा है। लेकिन अगर इसी नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड कर दिया जाए और टेम्परेचर भी एलिवेट कर दिया जाए तकरीबन 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हमारे पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल के येलो प्रेसिपिटेट डेवलप होते हैं जो कि पिक्रिक एसिड कहलाता है। यानी ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इतना स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है कि उसका नाम ही हमने उर्फ़े आम में पिक्रिक एसिड रख दिया। पिक्रिक एसिड एक बड़ा वैल्यूएबल कंपाउंड है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है और उसके अलावा एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये खुद भी एक्सप्लोसिव पिक्रिक एसिड। याद रखिए बेटा एक सप्लीमेंट्री सी एडिशनल बात, डीएक्टिवेटर यानी नाइट्रो टाइप ग्रुप यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर मौजूद है या पैरा पोजीशन पर मौजूद है तो वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इसी वीडियो के दरमियान में आपने फिनोल के मुतालिक पढ़ा कि फिनोल एसिडिक होता है और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ प्रमोट कौन से करेंगे, वो कौन से ग्रुप होंगे जो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रमोट करेंगे। तो याद रखिएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बट प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो बेंजीन की वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। जैसे कहते हैं बकायदा बेचारा पिक्रिक एसिड बन गया, यानी इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ कि वो बकायदा एसिड डिक्लेयर कर दिया गया। सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड रूम टेम्परेचर पर फिनोल के साथ रिएक्ट करता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड डेवलप होता है, और ये हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट में बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपकी किताब का टाइटल है, मैंने इसको जरा इंफॉर्मेटिव टाइटल दिया, वो है बेकलाइट फॉर्मेशन। बेकलाइट एक प्लास्टिक होता है बेटा, हमारे जो घरों में ऑन ऑफ स्विचेस मौजूद हैं प्लास्टिक के बने हुए, सिमिलरली जो एयर कंडीशनर्स के इंडोर यूनिट्स हैं वो ये आमतौर पर बेकलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अप्लायंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेकलाइट प्लास्टिक बनता कैसे? फिनोल बड़ी आसानी के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास हाजिर होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। वो कहता है कि अगर हमारे पास फिनोल की मिकदार बहुत ज़्यादा है और हमने इन बने हुए प्रोडक्ट को रिएक्शन चैम्बर से बाहर ना निकाला तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट इस फिनोल के साथ मजीद रिएक्ट करेंगे और बड़ी आसानी के साथ ये पॉलीमराइज होना शुरू हो जाएगा, जिसका मोनोमेरिक पार्ट यहाँ पर प्रिंट किया गया, ये मोनोमर ऑफ बेकलाइट है। आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पर CH2 है, इधर भी ऑर्थो पोजीशन पर CH2 है, पैरा पोजीशन पर CH2 है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है और ये आगे जुड़ना शुरू हो जाएगा, ये नीचे भी आपको जुड़ता नजर आ रहा है। तो ये बेकलाइट का मोनोमर है। पॉलीमराइजेशन एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट केमिस्ट्री है और डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग है, इसलिए इसके मतलब ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम इसको मुख्तलिफ तरीके से पॉलीमराइज करके मुख्तलिफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये था बेटा हमारा यूनिट नंबर 11। उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूनिट नंबर 12 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।